नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ फिर से उपस्थित है। आज हम लोग फिर से जो डेली करंट अफेयर्स है उसके तहत जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है एलपीजी एंड क्रूड सप्लाई सिक्योरिटी। देखिए, इसके कॉन्टेक्स्ट में ये बातें हैं कि लोकसभा में जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, उनके द्वारा जो है स्टेटमेंट दिया गया कि किसी भी प्रकार का जो फ्यूल का शॉर्टेज नहीं है, क्रूड ऑयल का जो सप्लाई है वो सिक्योर है, ठीक है। और डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन है, या इवन कि आपका एटीएफ जिसे कि एविएशन टरबाइन फ्यूल कहते हैं, उसकी भी पर्याप्त मात्रा में क्वांटिटी है कंट्री के अंदर। अब देखिए, दिक्कत क्या होता है कि यहाँ पर ये बात तो कही गई, लेकिन वहीं दूसरी तरफ यह भी कही गई कि जो एलपीजी है वह अंडर स्ट्रेस है। ये बात जो है पेट्रोलियम मिनिस्टर के द्वारा स्वीकार किया गया और ये कहा गया कि जो 20% जो कॉमर्शियल जो आपका एलपीजी है उसको डाइवर्ट किया गया है ओएमसी के पास, यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है उनके पास, ठीक है। जैसे कि इसमें आपका एग्जांपल है बीपीसीएल, ठीक है, एचपीसीएल, इंडियन ऑयल, ठीक है। इस तरीके का जो कंपनी है उनको कॉमर्शियल जो कह सकते हैं सप्लाई है वहां से डाइवर्ट करके यहाँ देगा। कॉमर्शियल सप्लाई का कहाँ कहाँ यूज होता होगा आप समझ के देख सकते हैं कि जैसे अदर सेक्टर जहाँ पर कि यूज होता होंगे, जैसे टेक्सटाइल सेक्टर में भी यूज होता है, सेरामिक सेक्टर में भी यूज होता है। तो ऐसे सेक्टर से अप्रोक्सीमेटली जो है 20% डाइवर्ट किया गया है आपका हाउस होल्ड के लिए जो रिलेटेड है ऑयल जो मार्केटिंग कंपनी है जैसे कि बीपीसीएल है, एचपीसीएल, ताकि सबसे प्राथमिकता पर किसको रखा गया कि किसी भी जो हाउस होल्ड है उनको कुकिंग गैस या एलपीजी का सिलेंडर जो है उनको कमी नहीं आए। तो ये तो कॉन्टेक्स्ट हो गया। ये जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं उस समय का कॉन्टेक्स्ट कुछ और होगा, 2 घंटे 4 घंटे के बाद इसकी स्थिति जो है चेंज हो जाती है, क्योंकि ये डायनेमिक्स जो है चेंज होते रहते हैं। लेकिन इसके पीछे का जो आपका कंसेप्ट है उसको हम लोग अगर समझने की कोशिश करें तो देखिए हुआ क्या। सबसे पहले वेस्ट एशिया में ये जो क्राइसिस हुआ है उसके कारण ये सारा इशू हो रहा है, ये आपको समझ में है। देखिए, वेस्ट एशिया का जो क्राइसिस है आपका 2026 में जब यूएस और इजराइल जो है अटैक किया उस समय से आपका स्टार्ट होता है, जहां न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज ईरान में है उसको अटैक किया गया। बदले में ईरान भी जो है रिटेलिएट किया और रिटेलिएशन जो है इस तरीके से था कि जितने भी अमेरिका के बेसेस थे अरेबियन कंट्रीज में वहां पर भी जो है आपका अटैक किया गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट जो सारा इशू कहाँ पर हो रहा है, जिसे कि मैरीटाइम चोक पॉइंट भी कहते हैं, आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास। वहां से अचानक क्या हुआ है कि जो नंबर ऑफ शिप्स का ट्रांजैक्शन कम हो गया है या बंद हो गया, उस तरीके की बात जो है। आप सभी को इस बात का जानकारी है कि अपना क्रूड ऑयल जितना इंडिया को रिक्वायरमेंट है उसका 85% क्रूड ऑयल हम लोग इंपोर्ट करते हैं और उसमें से भी 40% जो है आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। तो इसके कारण क्या हुआ कि डिसरप्शन तो हुआ है, उसी तरीके से एलपीजी भी जो है हम लोग अपने जितना रिक्वायरमेंट है उसका अप्रोक्सीमेटली 60% हम लोग इंपोर्ट करते हैं। उसका भी जो मेजर आप कह सकते हैं इंपोर्ट जो है पर्शियन गल्फ से आता है, वो फिर से जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल के आएगा, ठीक है। अब होता क्या है कि एक क्राइसिस एक होता है नेचुरल क्राइसिस, एक होता है आर्टिफिशियल क्राइसिस। मीडिया में जब इस तरीके की बातें चलती है तो आप समझ सकते हैं कि जो एक पैनिक सिचुएशन होता है और जिनको जरूरत नहीं भी रहता है तो वो भी पैनिक होकर जो है उन चीज़ों के पीछे जाते हैं, उसका भी एक्सेसिव प्रेशर जो है पड़ता है, ठीक है। उसके कारण भी मार्केट का पूरा जो एक इक्विलिब्रियम है वो जो है डिस्टर्ब होता है, ब्लैक मार्केटिंग का भी जो है स्कोप बढ़ जाता है ऐसे समय में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग कुछ सर्टेन बेसिक चीज़ को समझे कि देखिए एलपीजी को सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये एक्चुअली में है क्या, ये आपका प्रोपेन और ब्यूटेन का जो है मिक्सचर है, ठीक है। सामान्यतः लोग यह समझते हैं कि एलपीजी गैस जो है वह कोई ना कोई गैस का कुआं है वहां से निकलता है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। ये क्या है एक्चुअली में, ये बाय प्रोडक्ट है जो आपका क्रूड ऑयल है उसका जब रिफाइनिंग होता है तो वहां से निकलता है। अब देखिए क्रूड ऑयल का रिफाइनिंग कैसे होता है, एक प्रोसेस होता है जिसको कि एफसीसीयू बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है फ्लूइड कैटालिटिक क्रैकिंग यूनिट, ठीक है। तो
अब जब जब ये आप कह सकते हैं जब ये क्रैकिंग होता है तो उसी समय जो क्रूड ऑयल को अगर से जो प्रोडक्ट निकलते हैं उसी से आपका सब तरीके का प्रोडक्ट से निकलेगा, चाहे वो पेट्रोलियम हो, डीजल हो, आपका नेफ्था हो, ये सारा चीज उसी से निकलता है। ठीक है। अब गैस के केस में क्या होता है कि इंडिया का रिक्वायरमेंट अगर आप 13 मिलियन मैट्रिक टन जो है वो खुद जो है प्रोड्यूस करता है। रिक्वायरमेंट अप्रोक्सीमेटली जो है आपका कहीं पर 31 लिखता है, कहीं पर 30 लिखता है, एक सर्टेन वेरिएशन हो सकता है। यानी 18 मिलियन मैट्रिक टन जो है अभी भी इंडिया दूसरे जगह से एलपीजी आपका रिफाइन जो है इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि जो इंडिया के जो रिफाइनरीज है, यानी तेल तो हम इंपोर्ट किए लेकिन उसको फिर रिफाइनरीज में क्या करना पड़ता है, रिफाइन करने के बाद प्रोडक्ट निकलता है तो वहां से हम लोग फिर यूज करते हैं। यानी कि क्रूड ऑयल इंपोर्ट किए फिर उसको रिफाइनरी में जो है एलपीजी में चेंज होता है, लेकिन हमारे पास जो रिफाइनरीज हैं वो अभी भी 13 मिलियन मैट्रिक टन के पास ही जो है हम लोग प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो बाकी जो आपका 18 मिलियन मैट्रिक टन है वो आपको जो है आपका इंपोर्ट करना पड़ता है, और वही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जो क्राइसिस है उसको लेकर आप सप्लाई बोटलनेक आपका बना हुआ रहेगा। ठीक है। अब एक चीज और हम लोग दूसरे चीज को समझते हैं, वो है स्ट्रेटेजिक रिजर्व गैप। ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि क्रूड ऑयल के केस में इंडिया के पास स्ट्रेटेजिक जो है आपका पेट्रोलियम रिजर्व है। ठीक है। अब ये इंडिया में आप सभी को पता है कि कर्नाटक में है दो जगह, एक का नाम है पादुर, दूसरे का नाम है मंगलोर, एक आपका आंध्र प्रदेश में है विशाखापत्तनम में। ठीक है। तो 3 जगह पे पेट्रोलियम का जो है आप स्ट्रेटेजिक रिजर्व है। स्ट्रेटेजिक रिजर्व किसको बोलते हैं? एक्चुअल में क्या है कि अंडरग्राउंड रिजर्व होता है, वहां पर आपका प्रिजर्व करके रखा जाता है। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वह 90 डेज का है, ऑल्दो अभी इंडिया के पास 9.5 डेज का रिजर्व इसमें रहता है, लेकिन यह जो रिजर्व है ये अपार्ट फ्रॉम जो अभी जितने मार्केट में जो ऑयल है उसके अलावे का है। यानी गवर्नमेंट के सोर्सेज के अनुसार 2 मंथ्स का जो है अभी तेल है, और प्लस जो है ये आपका रिजर्व है। तो यानी अप्रोक्सीमेटली 70 से 80 दिन का तेल जो है वेरियस मीडिया रिपोर्ट्स और जो न्यूज़पेपर में आता है उस अनुसार से हम लोग उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये वेरिएबल्स डाटा है तो उस पर बहुत आपको स्टिक करने की जरूरत नहीं है। तो उसी तरीके से जो स्ट्रेटेजिक जो रिजर्व है गैस के केस में वो नहीं है, तो ये एक जो है चैलेंज रहता है। ठीक है। अब इसका दिक्कत क्या है कि हम लोग जो है उसका रिजर्व क्यों नहीं बना पाते हैं गैस का। देखिए इसका क्या होता है ना कि उसको ये जो गैस है ना बहुत हाईली प्रेशराइज्ड है, इसको प्रिजर्व करने के लिए प्रेशराइज्ड टैंक्स चाहिए जो फ्लेक्सिबल रहे, क्योंकि इसका आपको पता है कि सर्टेन टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो वो एक्सपेंड करेगा। तो एक तरीके से ऐसा वो टैंक प्रेशराइज्ड होना चाहिए ताकि वो एक्सपेंशन के समय जो है आपका उसको सस्टेन कर सके, उसको विथहोल्ड कर सके, और उसको बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। साथ ही पॉलिसी में ये इस पर कभी भी प्रायोरिटाइज नहीं किया गया, इसके कारण भी इस पर फोकस नहीं रह गया। बहुत सारे कंट्री हैं जो कि पेट्रोलियम रिजर्व जो आपका एलपीजी है उसका भी रिजर्व बना के रखते हैं, आज जैसे साउथ कोरिया है, उसके बाद जापान है। ये दोनों क्या है कि इनके पास जिस तरीके से पेट्रोलियम का रिजर्व है उसी तरीके से एलपीजी का भी जो है वो लोग अपना रिजर्व बना के रखे हैं। तो इंडिया भी हो सकता है आने वाले समय में उस तरीके की कुछ पॉलिसी बने, क्योंकि जब कोई आप कह सकते हैं इस तरीके की घटना होती है तो सबक लेके जो चीज़ें जो है भविष्य में की जाती है। तो ये आपका ये जो न्यूज है उसमें उसको एज ए क्रिटिकल गैप के रूप में बताया गया है। अब है कि इस समय जो ये क्राइसिस हो रहा है तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है ये भी हम लोगों को जानना चाहिए। तो सबसे पहला जैसा कि हम लोग ऊपर में हम ही स्टडी किए कि 20% जो कॉमर्शियल जो आपका कोटा का है उसको जो है डाइवर्ट किया गया है, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो हाउस होल्ड जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन करती है उसमें डाइवर्ट कर गया ताकि जो है कोई पैनिक सिचुएशन नहीं हो। दूसरे ये एक तो में किस तरीके से काम करता है, डिमांड राशनिंग, यानी जहां डिमांड अभी अधिक हो रहा है जहां तो उनको जो है प्राथमिकता के आधार पर हाउस होल्ड में दिया जा रहा ताकि जो डोमेस्टिक सप्लाई है वो आपका बना हुआ रहे। उसी तरीके से सर्टेन जो आपका जैसे अक्षय पात्र फाउंडेशन का नाम आप सुने होंगे, जो आपका अलग अलग राज्यों में जो है वो मिड डे मील का खाना जहां बनता है उस तरीके से आप कह सकते हैं कि वो एनजीओ है जो खाना मतलब मिड डे मील का स्कूल्स वगैरह में बना के जो है सप्लाई होता है। तो वहां पर वो लोग क्या करते हैं कि अभी क्या कर रहे हैं वो लोग बायोगैस पर
शिफ्ट कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि डिमांड जो है कम जाएगा ऐसे एलपीजी गैस का। तो इस तरीके का आप कह सकते हैं कि वेरियस जो है स्टेप्स जो है लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो अब है कि इस तरीके जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं शॉर्ट में अगर हम लोग समझना चाहें तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो क्राइसिस हो रहा है तो उसका किस प्रकार से लिंक है आपका गैस में, किस तरीके से ब्लैक मार्केटिंग हो सकता है, सरकार ने क्या एक्शन लिया है। लास्ट वीडियो में हम लोग उस चीज़ को भी चर्चा किए थे कि एसेंशियल जो आपका एक्ट है उसको, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है उसको भी इन्वोक करके किस तरीके से डाइवर्जन हुआ है वो भी हम लोग चर्चा किए हैं, ठीक है। तो उसके साथ ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग्स, ये सब के बारे में भी हम लोग चर्चा किए। किस तरीके से जो है बायोगैस में बहुत सारे जो एसोसिएशन हैं, एनजीओ हैं, शिफ्ट करें, वो भी हम लोग चर्चा किए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग उसमें चर्चा किए। लास्ट वीडियो में हम लोग उन चीज़ों को भी पढ़े थे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना में 10 करोड़ से ऊपर लोगों को जो है आपका जो सिलेंडर दिया गया था उसके कारण नंबर्स बहुत अधिक है। तो सबसे अधिक अगर देखा जाएगा तो प्राइस हाइक होगा तो वो सबसे अधिक जो है उनका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो एलपीजी सिलेंडर है वो इंडिया में उसको जो है आप कह सकते हैं हेल्थ इंप्रूवमेंट की तरफ भी यूज किया गया था। पहले क्या होता था कि जो वुडन फायरवुड से जो बनता था उसमें महिलाओं के हेल्थ पर, बच्चों के हेल्थ पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता था। इसलिए केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो है गैस जो है जो एलपीजी गैस का जो है के माध्यम से खाना बनाने को जो है प्रमोट किया गया था। लेकिन जब प्राइस रेज होगा अभी तो सबसे अधिक जो है वल्नरेबल वो हो सकते हैं, ठीक है। और पुनः जो है वो फायरवुड या उन चीज़ों पर जो है कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट का अभी जो फोकस है कि सप्लाई एडुकेट है, कहीं कोई कमी नहीं है, प्राइस हाइक भी जो है नहीं किया जाएगा उस तरीके से। तो ये गवर्नमेंट का अभी तक का स्टैंड है। आने वाले समय में जो भी वेरिएशंस होगा वो हम लोग जो है आने वाले टॉपिक्स में फिर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज, न्यू सुप्रीम लीडर वॉज टू कीप इट शट। अब देखिए आपको लास्ट वीडियो में हम लोग चर्चा क्या किए थे कि अयतुल्ला अली खमेनी के डेथ के बाद उनके जो बेटे हैं आपका, ठीक है, उनको मुज्तबा खमेनी उनको जो है सुप्रीम लीडर बनाया गया है, ठीक है। सुप्रीम लीडर क्या होता है, कैसे चयन होता है, सारी चीज़ें हम लोग पूर्व में चर्चा कर चुके हैं कि किस तरीके से एक्सपर्ट है, बॉडी ऑफ एक्सपर्ट है 88 एक्सपर्ट का, वो जो है इलेक्ट करती है सुप्रीम लीडर को, ठीक है। तो ये अभी मुज्तबा खमेनी जो है वो आपका पब्लिक आप कह सकते हैं उनका अपीयरेंस हुआ है और सर्टेन जो आप कह सकते हैं कि जो डिमांड्स रखे गए हैं या जो बातें कही गई है वो मोर हार्ड लाइन दिखता है इवन कि उनके फादर से। जैसे सबसे पहले जो बात बोला गया कि यूएस से जो रिक्वेस्ट किया गया या उनको ये कहा गया यूएस को कि जितना भी एयर बेसिस है अरब कंट्रीज में अमेरिका को सबसे पहले जो है उसको वो बंद करे यहाँ पर से, ठीक है। और अगर इवन स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जो है बंद रखा जा सकता है जब तक कि उनका कंडीशन जो है फुलफिल नहीं होता है। इवन वह भी कहा गया कि जो भी इनमी कंट्री है उनका एसेट जो है उसको आप जो है डिस्ट्रॉय किया जाएगा अगर उनको रिपरेशन नहीं मिलता। रिपरेशन क्या होता है, वार डैमेज, यानी इजराइल और अमेरिका के द्वारा जो हमला करने के बाद जो नुकसान हुआ है ईरान को इकोनॉमिकली उतना जो है उनको मिलना चाहिए फाइनेंशियली। अगर वो नहीं देते हैं तो उतना ही जितना डैमेज हुआ है वो जो कह सकते हैं एनिमी कंट्री का एसेट को सीज कर सकता है अगर उनको रिपरेशन नहीं मिलता। तो 3 डिमांड हो गया। सबसे पहले हो गया कि एयरबेस जितना भी है अरब कंट्रीज में उनको जो है हटाया जाए मिले। ये एयरबेस किसका, यूएस का एयरबेस। दूसरा क्या डिमांड हो गया कि रिपरेशन जो है वार डैमेजेस जो है वो उनको दिया जाए, ठीक है। अगर नहीं होता है तो जो एनिमी कंट्री है उनका जो एसेट है वह सीज किया जाएगा। तो ये कॉन्टेक्स्ट आपको यह दिखाता है कि अभी युद्ध में जो ईरान का जो प्रतिक्रिया है वह मोर अभी भी हार्ड लाइन के तरफ से है, ठीक है। तो यह तो कुछ दिन के बाद चेंज हो जाएगा, तो ये आपको एग्जाम में काम नहीं आएगा डायरेक्ट कि उनका क्या डिमांड रखा गया था, लेकिन इसको हम लोग शुरू से फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। ये अक्टूबर 2023 की बात है जब हमास ने सबसे पहले हमला किया था इजराइल के ऊपर, ठीक है। अब इजराइल के ऊपर जो ये हमला हुआ था, ये कहा जाता है
कि यह अब हमास का सबसे बड़ा जो है अटैक था, और इतना कह सकते हैं जो ज्यूस के ऊपर जो आप अटैक हुआ उतना बड़ा नहीं हुआ जब से होलोकॉस्ट के बाद का ये सबसे बड़ा घटना है। ठीक है, इसमें आप सभी को जानकारी है कि लगभग 1200 से 1300 जो इजराइल के लोग हैं वो जो है मारे गए थे। अब बदले में क्या किया, जब हमला इजराइल ने पर हुआ तो इजराइल क्या किया कि सीधा आप कह सकते हैं कि मैसिव मिलिट्री कैंपेन किया गया, और गाजा के ऊपर जो है पूरा मिसाइल जो है आप कह सकते हैं कि लॉन्च किए गए। उसके कारण क्या हुआ, उसमें ये बोला गया कि अप्रोक्सीमेट जो है 46,000 लोग या उससे ऊपर जो है जो हम लोग थे फिलिस्तीन के वो जो है मारे गए। अब उसमें वो जब युद्ध हुआ, जब वो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा था तो सारे उसमें एक्टिव हो गए थे, जितना भी प्रॉक्सी ग्रुप है, जैसे कि आपका हिजबुल्लाह है लेबनान में, हौती है येमेन में, ये सारे ग्रुप क्या है कि वो वहां पर आपका आप कह सकते हैं कि उसमें एक्टिव हो गए थे। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या हुआ कि फिर बीच में नेगोशिएशन कह सकते हैं कि हुआ। नेगोशिएशन के बाद ये आप फरवरी में क्या हो गया कि यूएसए और जो इजराइल है फिर से अटैक कर दिया, यानी 2026 की घटना ये है। अब जब यूएसए और इजराइल अगर हमला कर दिया तो फिर बदले में ईरान भी रिटेलिएट किया। ठीक है, इवन कि जो गल्फ शिपिंग जो है उनमें जितने शिप थे उसको भी टारगेट किया गया ईरान के द्वारा। ठीक है, मिलिट्री जितना इंफ्रास्ट्रक्चर था, इंस्टॉलेशंस था आपका अमेरिका का, जो भी अरेबियन कंट्रीज में थे तो वहां पर जो है हमला किया गया। जब अटैक हुआ था उसी में जो अली खमेनी थे जो है जो सुप्रीम लीडर थे उनकी मृत्यु हो गई। उसी में ये कहा जाता है कि उनके बेटे जो मुश्तबा खामनेई है वो अभी घायल हुए थे, लेकिन वो सुरक्षित होकर फिर जो है अभी सुप्रीम लीडर वहां बने हैं। तो हम लोग फिर से उसके कंसेप्चुअल बेस पर अगर जाएंगे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में आपको थोड़ा सा बता दें। ये देखिए, आपको पता है कि मान के चलिए ये पर्शियन गल्फ का एरिया है, ये पर्शियन गल्फ है। तो है क्या कि अगर आप मैप को देखिएगा स्थिर से तो वहां पर टिप पर आपको ओमान दिखेगा, इस साइड आपको यहाँ पर आपका यूएई है। लेकिन जो जहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहां पर एक साइड ओमान है, छोटा सा लैंड है, लेकिन इसको कंट्रोल ओमान करता है, और इस साइड जो है आपका ईरान है। ये लगभग जो है आपका 34 किलोमीटर का ये वाइड है। ठीक है, जो सबसे नैरो है 34 किलोमीटर। तो 34 किलोमीटर जो है सुनने में तो बहुत लगेगा, लेकिन एक्चुअली में है क्या कि जहां पर शिप जा सकता है, जो नेविगेबल वाटर है, ये सपोज कीजिए कि ये 34 किलोमीटर है, तो 34 किलोमीटर पर शिप नहीं जा सकता। शिप जाने के लिए जो है वहां पर सर्टेन जो है, एक्चुअली में क्या होता है ना कि ये सपोज कीजिए ये है आपका स्ट्रेट है, तो दोनों कोस्ट साइड में एक्चुअली में जो वाटर का लेवल बहुत कम होता है, या फिर रॉक्स हो सकते हैं, कंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, तो जो टोटल नेविगेबल जो आपका विड्थ है वो 3.2 किलोमीटर ईच साइड है। ठीक है, यानी एक हाईवे आप इमेजिन कर लीजिए, एक साइड से मान लीजिए शिप इधर से जा रहा है, दूसरे साइड से इधर से आ रहा है, तो 3.2 किलोमीटर ये हो गया, 3.2 किलोमीटर हो गया। तो इतना ही एक्चुअली में क्या है कि वो नेविगेबल है। 34 जो किलोमीटर है उस पर फोकस नहीं है, ये जो 3.2 का जो आप कह सकते हैं हाईवे टाइप से है, उसी पर शिप का मूवमेंट होता है। जिस तरीके से आप रोड पर चलते हैं, जिस तरीके से रास्ता बना होता है, उसी तरीके से ओशियन के ऊपर जो बड़े बड़े वेसल्स चलते हैं उनके लिए रूट फिक्स होते हैं, चार्ट्स होता है, शिप में यूज होता है, और उसमें ये फिक्स होते हैं, इसी मतलब इसको फॉलो करके ही जाना होता है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट बहुत छोटा है, तो जनरली जो है आप कह सकते हैं कि यहीं पर इसको अगर चोक कर दिया जाएगा जो 6.4 किलोमीटर है, तो कोई भी शिप नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो खैर ये चीज है। दूसरा क्या है कि इस जो स्ट्रेट है उससे पूरे दुनिया का लगभग 20% जो ग्लोबल सप्लाई है वो क्रॉस करता है। ठीक है, तो ये अगर चोक हो जाएगा तो आपका पूरा का पूरा ग्लोबल जो है आपका क्राइसिस आ सकता है। अब हम लोग को यह दिमाग में आना चाहिए कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर चुक होता है तो क्या अल्टरनेटिव रास्ता नहीं है क्या? तो देखिए, अल्टरनेटिव रास्ता जो भी है, एक रास्ता तो है कि अगर आप अफ्रीका में जो केप ऑफ गुड होप है, केप ऑफ गुड होप आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे कि जो है फर्स्ट टाइम किस तरीके से जो है पुर्तगीज लोग केप ऑफ
गुड होप को तलाशते हुए फिर उसके माध्यम से फिर जो है इंडिया तक आए थे। तो जो सबसे साउदर्न टिप है अफ्रीका का वो है केप ऑफ गुड होप। ठीक है, तो अगर कोई सपोज किया जाए कि कोई जो शिप है तेल लेके अगर सीरिया से चलता है या टर्की से चलता है, तो वो फिर मेडिटेरियन होते हुए अफ्रीका के साउदर्न होते हुए अगर इंडिया तक आता है तो लगभग आपको 2 से 3 वीक का एक्स्ट्रा समय लगेगा। सिर्फ समय की बात नहीं है, यहाँ पर आपको शिपिंग का चार्ज ज़्यादा लगेगा, फ्रेट ज़्यादा लगेगा। तो ये टोटल जो है आपका कॉस्ट उसमें जाएगा। वही है एक दूसरा ऑप्शन आपके पास रहता है कि रेड सी से जो है लाया जाए। रेड सी से भी अगर आता है तो वहां पर ईरान का जो प्रॉक्सी ग्रुप है, हौती ग्रुप जो है आपका, एक साइड आपका पर्शियन गल्फ हो गया, बीच में आपका लैंड एरिया है जिसमें कि आपका ओमान है, येमेन है, सऊदी है, ठीक है, और यहाँ पर आपका रेड सी है। तो इससे भी अगर आएगा तो येमेन जो है आपका रेड सी में जो है हौती जो ग्रुप है उसमें हमला करता है, तो यहाँ भी सेफ नहीं रहता है। उसके बाद एक लैंड रूट होते हुए एक पाइपलाइन के रास्ते से जो है रेड सी होते हुए भी है, सऊदी अरेबिया होते हुए, तो यह भी जो है इसका कैपेसिटी बहुत कम रहता है। इसके कारण होता क्या है कि टोटल आप प्रोसेस देखिएगा कि लेंदी है, उसके बाद साथ ही सारे में जो है आपका प्राइस ज़्यादा इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है इन्वॉल्व। एक चीज़ और आपके दिमाग में आएगा कि मात्र अगर इतना सा जो स्टेट है, मात्र जो 34 किलोमीटर जिसको आप कह रहे हैं, और 3.2 अगर ईच वे से देखें जो स्टेट के पास जो नेविगेबल है, तो ईरान के पास ऐसा क्या है कि वह जो है इसको कंट्रोल कर सकता है। और यूएस जो है, यूएस का एक्चुअली में आप जानते होंगे कि यूएस का 5th फ्लीट है, जिसे 5वां बेड़ा भी कहते हैं। 5th फ्लीट जो है आपका स्टेशन है बहरीन में, जो भी इंच में चीज़ों को मॉनिटरिंग करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए। इसके बावजूद भी ईरान के पास ऐसा क्या है कि इस पर वो कंट्रोल कर पाता है और पूरा वर्ल्ड जो है कोई बहुत अधिक सिग्निफिकेंट एक्शन उस तरीके से नहीं ले पाता। क्यों ईरान इस पॉइंट को जो है चोक करने में जो है सफल हो सकता है या सफल उसका यूज करता है एज ए टूल्स? तो सबसे पहले देखिए, एक जो सबसे ईरान के पास जो है वो है नेवल माइंस। नेवल माइंस क्या होता है कि ये कहा गया कि ईरान के पास जो है दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक है नेवल माइंस का। यानी जो जिस तरीके से लैंड माइंस आप सुनते हैं जहां पर कि ये आप कह सकते हैं कि उस चीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए दिया जाता है, उसी तरीके से आपको जो माइन है वो पानी के नीचे नेवल माइंस लगाया जाता है, ताकि कोई भी जाएगा तो वहां पर चीजें जो है अगर शिप जाएगी तो ब्लास्ट हो सकता है, कुछ हो सकता है। तो ये नेवल माइंस का सबसे बड़ा स्टॉक जो है ईरान के पास है। ठीक है, दूसरा क्या है, जो IRGC है, जो वहां का ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जो है, उसके पास एक फास्ट बोट स्वार्म्स है। एक्चुअली में जिस तरीके से आप देखते होंगे कि कभी कभी पायरेसी वाला अगर मूवी देखे होंगे तो वहां देखे होंगे बहुत फास्ट मूविंग शिप होता है, बोट होता है जो है, तो वो क्या होता है बहुत तेजी से उस शिप के पास जा सकते हैं। जो भी बड़े बड़े जहाज होते हैं, बड़े बड़े जो वेसल्स होते हैं, उसका स्पीड बहुत कम होगा। आप मान के चलिए कि 10 नॉट हो सकता है, 15 नॉट हो सकता है, ठीक है, यानी 15 नॉटिकल माइल हो सकता है। तो अगर आप किलोमीटर में गुना कीजिएगा तो जो है 15, अगर तेज भी चलेगा तो 15-20, तो मैक्सिमम जो है आपको 20-25 किलोमीटर पर इतना ही रहेगा। जबकि जो सामने से आएगा 200-300 किलोमीटर, तो वो फास्टली आ सकता है और जो ऑनबोर्ड जो टैंकर से उनको हरास कर सकता है, ये चीज होता है। उसके बाद सबमरीन्स, ठीक है, तो डीजल सबमरीन्स बहुत सारे हैं ईरान के जो उस क्षेत्र में एक्टिव है। ठीक है, तो ये सारे, उसके बाद जो है आपका मिसाइल्स जो वो शोर से छोड़ सकते हैं, एंटी शिप मिसाइल्स जो है, उसका एक फेमस नाम भी है नूर एंटी शिप्स मिसाइल, जो कि ईरानियन कोस्ट पर, क्योंकि कोस्ट भी तो ज़्यादा दूर नहीं है, तो वहीं से लॉन्च कर सकता है, किसी भी शिप को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये सारे कारण जो है आपका ईरान इस पॉइंट को आप कह सकते हैं कंट्रोल करने में सफल रहता है, या ये स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है ईरान के पास, जिसका कि हमेशा जो है यूज ईरान के द्वारा किया जाता रहा है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि
ईरान का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से है। ईरान में आपको पता है एक जो है 1979 में जब इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ तो वहां पर एक कंसेप्ट चलता है, उसको बोलते हैं बेलायत ए फकीह। बेलायत ए फकीह का मतलब होता है गार्जियनशिप ऑफ इस्लामिक ज्यूरिस्टी। ठीक है, तो वहाँ सुप्रीम लीडर का जो है कंसेप्ट है और वही जो है आपका हाईएस्ट ऑथोरिटी होते हैं। ठीक है, ये वहाँ पर जो प्रेसिडेंट होते हैं या फिर जो पार्लियामेंट है वहाँ का या फिर मिलिट्री है, ये सब जो है आप कह सकते हैं सुप्रीम लीडर से हायरार्की में नीचे जाते हैं। अब है क्या, सबका काम अपना अपना है। जो प्रेसिडेंट है वो डिप्लोमेसी देखेंगे, नॉर्मल सिविल वर्क जो है वो देखते हैं। ठीक है, लेकिन जब कभी भी सिक्योरिटी की बात आ जाएगी, फॉरेन पॉलिसी की बात आ जाएगी, तब किनका चलता है, सुप्रीम लीडर का चलता है। यानी सामान्य जब रूटीन वर्क है तो प्रेसिडेंट चला रहे हैं, लेकिन जहां पर स्ट्रेटजिक है, सिक्योरिटी है, तो वो सुप्रीम लीडर के पास है। ठीक है, उसी तरीके से आईआरजीसी के बारे में पूर्व में भी बता चुके हैं कि वहां का रेगुलर आर्मी के जैसा के पैरेलल जो है आईआरजीसी चलता है। इसके पास अपना नेवी है, एयरफोर्स है, मिसाइल्स है, सब कुछ है इसके पास। इसका मेन काम क्या है कि जो 1979 में जो आइडियोलॉजी दिया गया था, जिस आधार पर इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया था, थियोक्रेटिक स्टेट बनाया गया, उसको मेंटेन रखना। ठीक है, साथ ही इसके पास इकोनॉमिक माइट भी होता है। ये बड़ा बड़ा जो टेंडर्स होता है, एनर्जी इंस्टॉलेशंस है, एनर्जी, ये सब चीज पर कंट्रोल करता है। तो 20 से 40% जो आप कह सकते हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेज पर भी आईआरजीसी जो है कंट्रोल कर सकता है। तो सोच के देखिए कि इकोनॉमिक माइट भी है प्लस जो है फोर्स भी है। ठीक है, तो प्लस जो प्रॉक्सी ग्रुप हैं जितने, ठीक है, चाहे वो हौती हो, हिजबुल्ला हो, कुर्द हो, आपका इराक वाले साइड में, तो सबका ये जो है आईआरजीसी ही कंट्रोल करता है। तो आप समझ सकते हैं जो है किस प्रकार से आईआरजीसी जो है आपका ये करता है। और अभी इस कॉन्टेक्स्ट में आप जितना भी कंसेप्चुअल था वो हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि यूपीएससी में जनरली किस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो जो इंडिया का एक मैरीटाइम आइडियोलॉजी है या पॉलिसी है, उसको बोलते हैं सागर। ठीक है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन जो है आपका इंडिया का जो है कंसेप्ट है, प्लस जो है ब्लू वाटर का एम्बिशन भी है इंडिया का। अगर आप देखिएगा जो सागर डॉक्ट्रिन्स है, उसके तहत इंडिया का जो कंसेप्ट है, सर्टेन कंसेप्ट है, उसमें एक तो है कि इंडियन ओशन में जो है इंडिया जो है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर रहेगा। ठीक है, प्लस जो है जो इंडियन वेसल्स हैं उसको जो है वो गार्ड करेगा, मतलब शिप जो आप कह सकते हैं जो सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन है उसको इंडियन नेवी गार्ड करेगी। बहुत बार आप देखिएगा कि कहीं पर शिप जो है कॉन्वॉय में जाते हैं। कॉन्वॉय कहने का मतलब हुआ 10 शिप 15 शिप एक बार आपका एक लाइन में आप जो है अरेंज होंगे और उसको जो है नेवी जो है गार्ड करती है। तो ऐसा काम यानी सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन को ही जो गार्ड करने का काम इंडिया का जो सागर जो पॉलिसी है उसके तहत का है, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का है। साथ ही ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, यानी किसी प्रकार का अगर डिसास्टर होता है तो वो भी जो है आपका जो ऐसे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करेगा इंडिया। तो ये सारी चीजें जो है इनके सागर आपका उसके तहत है। उसी तरीके से देखिएगा कि ऑपरेशन संकल्प के तहत जो है आपका गल्फ पर्शियन गल्फ में 2019 से लगातार जो है इंडियन नेवी जो है वहां पर जो है एस्कॉर्ट कर रहा है जो भी शिप्स वहां पर जाते हैं। तो ठीक है, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। अगर आप इतना चीज जो है ध्यान रखते हैं तो किसी भी प्रकार से अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आप, मेरा उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से, सपोज किया एक क्वेश्चन हम लोग जैसे अभी मतलब किस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सपोज किया कि एक क्वेश्चन पूछ दिया गया कि डिस्कस द स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फॉर इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी, व्हाट डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री मेजर्स इंडिया कैन अडॉप्ट। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से लिख सकते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, जो भी मेंस आप लोगों के बीच तैयार कर रहे हैं, टेलीग्राम का लिंक है इस चैनल के जब वीडियो के नीचे, आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ डेली बेसिस पर जो है हम लोग जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी हम लोग जो है वहाँ पर दिए हैं। साथ ही आप उसका आंसर जो है दिए, इसका एक्चुअली में जो आपको हम लोग पढ़ा रहे हैं उसका डिटेल पीडीएफ भी है, तो आप खुद से पढ़ सकते हैं ताकि आप उन प्रश्न का और बेहतर तरीके से आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इंडिया को स्पॉन्सर
यूएनएससी रिजोल्यूशन अगेंस्ट ईरान। देखिए इंडिया अभी क्या किया है, जीसीसी यानी गल्फ कोऑपरेशन जो है आपका, उनके द्वारा एक रिजोल्यूशन लाया गया। रिजोल्यूशन में क्या था आपका, ये रिजोल्यूशन लाया कहाँ गया है, यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रिजोल्यूशन लाया गया, जिसमें यूसीसी तो है ही लेकिन उसको को स्पॉन्सर इंडिया भी किया था। उसमें यह कहा गया कि ईरान को जो है आपको स्टॉप करना चाहिए, किसी भी प्रकार का जो अटैक जो है जीसीसी पे, गल्फ जो कोऑपरेशन काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उस पर किसी भी अटैक जो है नहीं होना चाहिए। अब ये आपको हर तरीके से सोचना है इंडिया ने क्यों को स्पॉन्सर किया, क्या इंडिया का पॉलिसी जो है पहले से चेंज हो गया है, तो ये सारी चीजों को हम लोग समझेंगे। इंडिया के लिए देखिए अभी जो सबसे मेन क्या 2-3 इशू है। सबसे पहला तो है लगभग जो है वहाँ 90 लाख 9 मिलियन लोग जो है आपका डायस्पोरा के रूप में गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं, प्लस वहाँ से रिमिटेंस भी आता था, प्लस जो है अभी जो है एनर्जी सिक्योरिटी का इशू है, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग लगभग 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, उसका भी मेजर शेयर जो है गल्फ कंट्री से आता है। तो ये एक मेजर जो है एक इशू है। तो इसको जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है उनके द्वारा इस चीज़ को हाईलाइट किया गया कि सिक्योरिटी जो एनर्जी नीड्स है उसको हाईलाइट किया गया, और जो डायस्पोरा का जो सेफ्टी का मैटर है उसको जो है ये किया गया। तो एक तरफ दो तरीके आपको ये सोचना, एक तरफ ईरान है जिससे इंडिया के हिस्टोरिकली बहुत ही अच्छे रिलेशंस रहे हैं। ईरान के में जो है चाबहार पोर्ट इंडिया बना रहा है, जिसके द्वारा जो है पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान प्लस जो है अब सेंट्रल एशिया होते हुए आपका रसिया तक जो है जाया जा सकता है। तो ये इतना बड़ा इम्पोर्टेंस है ईरान के लिए। वहीं दूसरी तरफ अभी जो देश के लोग हैं डायस्पोरा है, उनकी सेफ्टी की बात है, प्लस एनर्जी सिक्योरिटी की बात है। तो एक तरफ तो आपको लगेगा कि जीसीसी कंट्री के तरफ इंडिया इस तरीके से किया तो ईरान के साथ क्या बिल्कुल जो है हमारे रिलेशन खराब हो गए, नहीं। तो ईरान के साथ क्या अभी भी जो है डिप्लोमेटिक चैनल से बात हो रहे हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर भी जो है जो वहाँ के प्रेसिडेंट है उनसे जो है फोन पर आप कह सकते हैं कि जो वार्तालाप है वो जो है कंटिन्यू है। तो यानी इंडिया क्या है कि बैलेंस स्थापित करने का कोशिश जो है किया है। ऐसा नहीं है कि ईरान के साथ जो है इंडिया जो है डायलॉग ही बंद कर दिया और सिर्फ जो है आपको गल्फ जो जीसीसी कंट्री है उनका जो है सपोर्ट किया है, तो ये भी नहीं है। एक्चुअली में क्या है, इंडिया की स्थिति अभी बहुत ही टाइट रोप पर चल रही है, क्योंकि सारे कंट्री से रिलेशन आपका इसी तरीके से है, ठीक है। अब जीसीसी कंट्री हम लोगों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले हम लोग अगर ईरान की बात करें तो चाबहार पोर्ट है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर है उससे कनेक्टिविटी की बात है, और साथ ही जो ऐतिहासिक रूप से है सिविलाइजेशनल टाई है ईरान के साथ। साथ ही ईरान वह कंट्री रहा है जो हमेशा से इंडिया को डिस्काउंटेड जो है आपका ऑयल प्रोवाइड करते रहा। दूसरे कंट्री से सस्ते में ईरान से तेल जो है इंडिया को मिलता था। सैंक्शंस के बाद ऑल्दो इंडिया ने यहाँ से इंपोर्ट कम किया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्लस बहुत सारे जो इंडिया के रिफाइनरीज हैं वो ईरानियन जो फ्यूल ऑयल है उनसे सूटेड है। तो ये भी जो है हिस्टोरिकली बहुत अच्छे हैं, प्लस जो है ट्रेड में भी अच्छा है। डायस्पोरा भी वहाँ रहते हैं, रिमिटेंस भी आता है, ठीक है। वहीं जो दूसरी तरफ भी देखिएगा जो गल्फ कंट्री है, गल्फ कंट्री में आपका यूएई है, सऊदी है, ओमान है, ठीक है, बहरीन है। तो ये सारे वहाँ भी क्या है कि लगभग आपका 10 मिलियन लोग रहते हैं, ठीक है। वहाँ से भी आपको $200 बिलियन का ट्रेड है, ठीक है। उसके बाद जितना भी तेल और गैस के जो मेजर जो सप्लायर है वो इंडिया के वो सब है, ठीक है। उसी तरीके से इजराइल का भी देखिएगा तो मेजर डिफेंस आपका जो है इंडिया वहाँ से परचेज करता है, चाहे वो बराक मिसाइल्स हो, ठीक है, इंटेलिजेंस में कोऑपरेशन की बात हो या एग्रो टेक्नोलॉजिकल जो फील्ड है वहाँ पर आप कह सकते हैं कि कोऑपरेशन की बात हो। उसी तरीके से अगर आप यूएस की बात कीजिएगा तो इंडिया जो है इंडिया का सबसे बड़ा अगर कोई ट्रेड पार्टनर है तो यूएस है। उसी तरीके से वेरियस जो मेंबर्स है चाहे वो क्वाड हो वहाँ पर जो है इंडिया साथ में मेंबर है। वहीं पर अगर चाइना देखिएगा और रसिया देखिएगा उसके साथ भी ब्रिक्स एससीओ जैसे जो ग्रुप है वहाँ इंडिया मेंबर्स है। तो ये कह सकते हैं बहुत ही टाइट रोप है, बहुत ही डेलिकेट तरीके से जो है इंडियन जो डिप्लोमेट्स है उनको डील अभी वर्तमान स्थिति में
करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये अभी जो निर्णय लिया गया उसको हम लोग को एज ए एस्पायरेंट किस तरीके से मतलब देखना है। तो देखिए हम लोगों को इसको अपना जो इंडिया का पॉलिसी रहा है वो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी इंडिया का जो फिलोसफी शुरुआत में क्या था कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। जब हम आप पोस्ट वर्ल्ड वार जो है, वर्ल्ड वार सेकंड के बाद क्या था कि दुनिया बाइपोलर हो गया था। बाइपोलर कहने का मतलब क्या है कि दुनिया एक तरफ जो है आपका यूएसए था और दूसरे तरफ जो है आपका यूएसएसआर था। उस समय जो तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर थे पंडित नेहरू, उन्होंने इस पॉलिसी का नींव रखा था नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यानी इंडिया दोनों में से किसी ब्लॉक का के तरफ जो है फेवर नहीं करता था, लेकिन उसी को भविष्य में जो है फॉलो किया गया और कभी भी इंडिया किसी ब्लॉक के साथ जो है मतलब किसी एक पक्ष के साथ जो है खड़ा नहीं दिखा है। हमेशा अपने नेशनल इंटरेस्ट यानी देश का जो हित है वो सर्वोपरि है, उस हिसाब से जो है आपका निर्णय लिया गया। किसी भी ग्रुप से आइडियोलॉजिकल जो है बंधन इंडिया नहीं रहा और इसका इंडिया जो है हमेशा से आप कह सकते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसके द्वारा ऐसा करते रहा है। जैसे कि अभी रसिया से जैसे मना किया गया था ऑयल खरीदने के लिए यूएसए के द्वारा, ये जो है अभी स्टेटमेंट दिया गया था ट्रेजरी डिपार्टमेंट के द्वारा कि इंडिया 30 दिन तक इंडिया वहां से रसिया से जो है क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर सकता है। तो जो इंडियन गवर्नमेंट है या जो आप कह सकते हैं डिपार्टमेंट है उनके द्वारा ये कहा गया कि किसी कंट्री से परचेज करेंगे या नहीं करेंगे ये हमारा डिस्क्रिप्शन है और हम लोग उससे कर रहे हैं, लेकिन नोट की अमेरिका उस पर कर रहा है। तो ये क्या हो गया कि ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए बढ़िया है, तो हम लोग जो है खुद से कर रहे हैं, ना कि यूएसए या कुछ चीज़ से कर रहा है। तो उस चीज़ तो एक तरफ देखिए, वहीं दूसरे तरफ यूएसए के साथ अगर टैरिफ भी है तो वहीं दूसरे तरफ रसिया से देखिए क्या हो रहा है। रसिया से हम लोग डिफेंस इक्विपमेंट भी या सिस्टम भी हम लोग परचेज करते हैं, लेकिन अगर मिलिट्री एक्सरसाइज की बात की जाएगी तो हम लोग यूएसए के साथ भी हम लोग कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है कि हम लोग अपने नेशनल इंटरेस्ट के साथ कर रहे हैं, कहीं किसी के कंपल्सन या फोर्सफुली नहीं कर। उसी तरीके से ईरान में देखें कि हम लोग चाबहार पोर्ट का भी डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, उसी तरीके से इजराइल से जो है इंडिया वेपन्स भी परचेज करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या दिखाता है, सारी चीज़ें दिखाता है कि जो इंडिया का पॉलिसी है वह नेशनल इंटरेस्ट से बंधा हुआ है, ना कि किसी आइडियोलॉजिकल जो बंधन है उससे बंधा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों को जो है ध्यान रखना है। अब दूसरा क्या है कि आपका जो को स्पॉन्सर से क्या हो गया, आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट वोटिंग से जो है आप कह सकते हैं कि अब देखिए दोनों में डिफरेंस है। को स्पॉन्सर मतलब क्या होता है कि जो वहां पर प्रस्ताव लाया गया ना, जो ड्राफ्ट किया गया उसमें इंडिया हेल्प किया है। ठीक है, ऑल्दो इंडिया जो है एक तरीके से कोई उस तरीके का वर्ड जैसे वार है इस तरीके का वर्ड इंडिया जो है यूज नहीं किया है, और जो शब्दों का चयन है ड्राफ्टिंग में बहुत अच्छे तरीके से जो है किया गया है। ठीक है, तो अब यूएनएससी में ये भी आपको पता होगा कि 5 जो है मेंबर्स है, उसमें है क्या 5 मेंबर्स आपको यूएसए है, यानी ये वही 5 कंट्री है जो जनरल जो आपका वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जो है पावरफुल थे। यूएसए है, यूके है, आपका फिर फ्रांस है और रसिया और चाइना। आपको पता है कि जो भी ये रिजोल्यूशन लाया जाएगा ये पास तो नहीं हो पाएगा जो भी यहाँ, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि चाइना और रसिया तो वीटो करेंगे ही। ठीक है, लेकिन आप कह सकते हैं कि इंडिया ने अपना जो है ऐसा आप श्योर तो नहीं है, लेकिन मोस्ट लाइकली जो इंटरनेशनल रिलेशंस को जितना हम लोग देखते हैं या एक्सपर्ट का जो मानना रहता है उस हिसाब से कि चाइना और जो आपका रसिया है वो उसको वीटो करेंगे और ये जो रिवोल्यूशन है वो पास नहीं हो पाएगा। आपको पता है कि किसी भी एक्शन लेने के लिए यूएन का फिर जो है यूएनएससी से पास करना पड़ता है। अगर कोई भी कंट्री अगर 5 में से कोई भी कंट्री अगर वीटो कर देगा तो उनके जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनका जो है यूज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एक अभी देखिए एक रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक और जजमेंट दिया गया है, वो है ओबीसी क्रीमी लेयर को लेकर। अभी देखिए हुआ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जो है आदेश दिया है, उसमें यह कहा गया है कि जो किसी का इनकम है उसके जो पेरेंट्स का जो इनकम है
पेरेंटल जो इनकम है वह सोल आधार नहीं होना चाहिए, वो अकेला वह आधार नहीं होना चाहिए कि वही क्रीमी लेयर को डिसाइड करेगा। क्रीमी लेयर आपको पता है कि ओबीसी में दो तरीके का है। ओबीसी वर्ग में जिनका इनकम 8 पेरेंट्स का इनकम 8 लाख से अधिक है, उनको उनके चिल्ड्रन को क्रीमी लेयर में रखा गया है, यानी कि उनकी आर्थिक स्थिति बढ़िया है, सामाजिक स्थिति बढ़िया है और वो इस अचीव कर चुके हैं उस स्थिति को कि जहां उनको जनरल कैटेगरी में ट्रीट किया जाता है। यानी क्रीमी लेयर में अगर कोई ओबीसी है तो उनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलता है। ठीक है, अब इसमें जो अभी मैटर क्या चल रहा था, अब उसको सुप्रीम कोर्ट में जो है ये डिस्कशन हो रहा था कि जो क्या सिर्फ इनकम ही कंसिडरेशन होना चाहिए या उस व्यक्ति का सोशल और एजुकेशनल जो आपका एडवांसमेंट है उस फैमिली का वह भी जो है कंसिडर होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिर्फ इनकम से काम नहीं चलेगा, जो सोशल और जो एजुकेशनल उस फैमिली का एडवांसमेंट है उसको भी जो है आपको देखना पड़ेगा। उसका एग्जाम्पल उस तरीके से दिया गया, सपोज किया जाए कि कोई स्टूडेंट है जिसके कि फादर मतलब यूपीएस आईएएस है या कोई भी ग्रुप ए के सर्विस में है और एक कोई बिजनेसमैन है, स्मॉल बिजनेसमैन है, तो उनका इनकम 10 लाख रुपया हो गया पर ईयर। ठीक है, तो इनको अगर देखा जाए ये मानते हुए कि ये ओबीसी वर्ग से है दोनों, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का ये कहना हुआ कि जो आईएएस जो है जिनको उनके बच्चों को क्या है कि एक सोशल कैपिटल मिला है, प्लस जो है उनको सामाजिक जो अपलिफ्टमेंट भी हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ इनकम जो है आपका बढ़ा है, सामाजिक रूप से आप कह सकते हैं या उनको वो एजुकेशनल जो लाभ मिलना चाहिए एजुकेशनल एडवांसमेंट का वो नहीं मिला। तो सिर्फ उसको इनकम से देखने की जरूरत नहीं है, उसमें और ब्रॉडर तरीके से देखने की जरूरत है। तो हम लोग थोड़ा सा इसी चीज को यूज करते हुए थोड़ा सा हम लोग जो कंसेप्ट है ओबीसी का उसको हम लोग जो है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए इसकी कहानी कब स्टार्ट होती है, सबसे पहले जो है काका कालेलकर कमेटी जो है बनती है, तो उनका जो रिकमेंडेशन होता है 1950s की बात है, तो उस समय उनका रिकमेंडेशन जो है सरकार के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। वो अप्रोक्सीमेटली जो है 70% रिजर्वेशन की बात करते हैं, प्लस उनमें वुमेन को भी जो है उसके कैटेगरी के अंदर रखते हैं। तो ये वो तो रिकमेंडेशन पास नहीं होता है, लेकिन 1979 में जब प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई थे तो उनके द्वारा एक कमेटी जो है गठित किया था, बीपी मंडल उसके जो है चेयरपर्सन थे। तो जिसे फेमसली जो है मंडल कमीशन के नाम से जाना जाता है। इनकी आप जो है आइडेंटिफाई कीजिए कि किस ग्रुप को किस कास्ट को जो है ओबीसी ग्रुप में रखा जाए और रिकमेंडेशन कितना दीजिए कि कितना जो है हम लोग कितना % रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। अब क्या होता है 1979 में देते हैं, 1980 में क्या होता है कि रिपोर्ट सबमिट होता है और रिकमेंडेशन 27% का होता है। तो तुरंत जो जनता पार्टी की सरकार फिर गिर भी जाती है और वो उसके बाद उसमें तो लागू नहीं हो पाता है। फिर राजीव गांधी की सरकार है तो फिर उसमें लागू नहीं हो पाता। फिर 1990 में जब प्राइम मिनिस्टर जो है बीपी सिंह होते हैं, तब जो है इसको जो है लागू किया जाता है और ओबीसी रिजर्वेशन जो है आपका लागू कर दिया जाता है 27% रिजर्वेशन के साथ। इसके बाद क्या होता है कि पूरे देश में जो है प्रोटेस्ट होते हैं जिसमें इसका जो है विरोध किया जाता है और फाइनली जो मैटर जो है कोर्ट में जाता है। ठीक है, कोर्ट में उसे मंडल केस के नाम से भी जानते हैं और अगर मोर थ्योरेटिकल में जाइएगा तो इसे इंदिरा साहनी केस के नाम से जानते हैं। इंदिरा साहनी केस में क्या था कि इसमें 9 जज बेंच था, क्योंकि बड़ा मैटर था। ठीक है, तो 9 जज बेंच था। इसमें जो ऑर्डर दिया गया ओबीसी को जो 27% रिजर्वेशन दिया गया था वो बोला गया कि हाँ ये तो सही है, इसको अपहेल्ड किया गया कोर्ट के द्वारा। लेकिन एक वहां पर एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, वो था क्रीमी लेयर का। जब क्रीमी लेयर शुरुआत किया गया था तो उसमें 1 लाख का क्राइटेरिया रखा गया था कि अगर पेरेंट्स का इनकम 1 लाख से अधिक है एनुअली तो वो उस क्रीमी लेयर में होंगे। आपको पता है समय के साथ जो है ये चेंज होते हुआ है और ये वर्तमान में जो है अभी 8 लाख रुपया है। इसको भी रिवाइज करने के लिए जो है आप आए दिन जो है न्यूज में सुनते रहते होंगे। ठीक है, अब साथ ही इसमें एक और बड़ा चीज क्या हुआ था कि कैप कर दिया गया, यानी 50% से अधिक रिजर्वेशन
नहीं हो सकता, चाहे वो ओबीसी हो, एससी एसटी सब मिला के, यानी 50% से अधिक जो है रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। बाद में फिर जब ईडब्ल्यूएस का जो अभी दिया गया फिर वो अपहेल्ड हुआ है कोर्ट में, ठीक है। तो ये हम लोग जो है थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है हम लोग देखें। अब जो अभी जजमेंट दिया गया है वो उसके पीछे जो लॉजिक है या जो बातें सुप्रीम कोर्ट में कही गई है उसके बारे में हम लोग जो है थोड़ा सा चर्चा करते हैं। कहा यह जाता है कि जो रिजर्वेशन है वो आप कह सकते हैं कि ये हो सकता है कि सिर्फ उनके लिए दिया गया जो एक्चुअली में बैकवर्ड हैं, ट्रू वास्तविक रूप से जो बैकवर्ड हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जो अगर लगातार उन्हीं को रिजर्वेशन दिया जाएगा जो बार बार मतलब अपने आप को एम्पावर कर चुके हैं, उनको उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई है, सोशल स्थिति अच्छी हो गई है, तो उससे क्या होगा कि जो अन्य लोग हैं वो तो डिप्राइव रह जाएंगे। इसीलिए जो है क्रीमी लेयर का जो है कंसेप्ट जो है दिया गया ताकि अधिक से अधिक लोग जो है उसका एक मिनिमम जो बेंचमार्क है वहां तक जो है पहचान किया जा सके, ताकि ऐसे लोग जो आप उस ग्रुप उसी कास्ट के हैं लेकिन सोशली या इकोनॉमिकली जो है उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उनको भी लाभ मिले। तो क्रीमी लेयर का कंसेप्ट जो है उसी तरीके से दिया गया। अब यहाँ पर जो है दो तरीके का अभी जो डिस्कशन है उसमें एक है स्टेटस वर्सेस इनकम। अब सब कुछ की जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि एक आईएएस के बेटे हैं या कोई भी ग्रुप ए का जो है सर्विस है, ठीक है। अब उनका अभी का वेतन कितना भी हो, सपोज किया कोई आईएएस है, या कभी कभी क्या होता है सपोज किया सिर्फ इनकम का लोग अगर देखते हैं तो बहुत लोग आप देखिएगा बहुत तरीके का न्यूज में सूचना, किन्हीं को पता है कि उनका बेटा अगर किसी चीज का या उनके पुत्र जो है एग्जाम में देना, तो बहुत लोग जो है सिर्फ रिजर्वेशन का लाभ लेने के लिए बहुत लोग जॉब छोड़ भी देते हैं अलग अलग हायर पोस्ट पर भी। तो क्या होता है उनका इनकम लास्ट 3 इयर्स का देखा जाएगा तो कम हो जाएगा, तो उनको लाभ उस तरीके के लेने के लिए बहुत तरीके का आपको दिखा। तो इसमें जो फर्स्ट टाइम जो हम लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल, एक आईएएस या तो वो वर्किंग है या इवन रिटायर हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा ग्रुप ऐसा लोग है जिनको कि 10 लाख रुपये या उससे ज़्यादा जो है उनको इनकम हुआ। तो पहले में ये कहा जाता है कि जो आईएएस हैं या ग्रुप ए के जो बच्चे उनको शुरू से जो है एलाइट स्कूल्स का मतलब एसएस मिला है, ठीक है। उनको जो गवर्नमेंट में जो पूरा नेटवर्किंग है उनका उनको लाभ मिला है, उनके पास इंफॉर्मेशन का एडवांटेज ज़्यादा है। तो इसके कारण ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर किसी का 1 साल या 2 साल अगर इनकम कम रहेगा तो क्या ये एडवांटेज कम हो जाएगा? तो नहीं, ये एडवांटेज तो उनको मिला हुआ रहेगा। तो आपको किसी को ये देखना है कि वह वो क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं या नहीं करते, तो उसको होलिस्टिकली देखने की जरूरत है, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का कहना। वही जो है ये मानना है कि अगर कोई छोटा बिजनेस ग्रुप है जिनको कि 10 लाख एनुअली इनकम हो भी गया तो उनको वो एडवांटेज नहीं मिला। उनको हो सकता है उनके जब बच्चे जब वो स्टडी कर रहे होंगे, छोटे होंगे, तो उनको बेहतर एलाइट स्कूल नहीं मिला होगा, बेहतर नेटवर्किंग जो नहीं मिला, जो सूचना का उतना बेहतर उनके पास चैनल नहीं होगा। तो ये सारे चीज भी जो है देखने की जरूरत है, ठीक है। तो ये सारा अभी डिस्कशन में चल रहा, आगे देखिए और क्या क्या निकल के आता है। तो न्यूज में ये चीजें रहेगा। तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, हम लोग अभी तक जो है इंदिरा साहनी केस की बात किए, एक और फेमस केस है वो भी आप लोग ध्यान रखिएगा, एम नागराज केस। उसमें जो है ये 2006 का जजमेंट है। SC ST को इसमें जो है प्रमोशन में भी कोटा फिक्स किया गया था, ठीक है। ऑल्दो इसमें ये कहा गया था कि डेटा जो है होना चाहिए, क्वांटिफिएबल डाटा होना चाहिए, यानी कि जितना % उनका पॉपुलेशन है उतना % पोस्ट में मतलब रिप्रेजेंटेशन है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको दिखाने के बाद ही जो है प्रमोशन में जो है उनको रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए, ठीक है। ये सेम चीज जो है जर्नैल सिंह का जजमेंट आता है, वहां पर जो है रीअफर्म होता है, लेकिन वहां पर भी उसी तरीके की बात की जाती है। मराठा केस आपको पता है कि जहां पर मराठा जो है वहां पर रिजर्वेशन दिया गया था महाराष्ट्र में मराठा को, तो वो 50% का कैप से ऊपर था। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया था। EWS का जो केस है
आपको पता है कि जो है पार्लियामेंट में अमेंडमेंट भी हुआ आर्टिकल 16 में 15 में, उसके बाद इस एक्ट को लाया गया था, इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है अपहेल्ड किया गया। तो वर्तमान में आप कह सकते हैं कि ये वैलिड है। प्रेजेंट रूलिंग आप देखें कि सिर्फ इनकम जो है क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से एनफ है अंडरस्टैंडिंग के लिए। बाकी तो कुछ अन्य इम्पोर्टेंट चीज़ भी है, जैसे कि आर्टिकल 16(4) है। तो पॉलिटी का जो हम लोगों का वीडियो है उसमें बहुत डिटेल से इस टॉपिक को कवर किया गया है, होगा तो हम उसका लिंक नीचे दे देंगे, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। उसमें हम लोग वह भी डिस्कशन किए हैं कि एक तरफ आर्टिकल 14 है, एक तरफ आर्टिकल जो है 16 है, जहाँ एक तरफ राइट टू इक्वालिटी की बात की जाती है, वहीं पर जो है एफर्मेटिव एक्शन किस प्रकार से दिया गया उसको बात हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ उसमें डिस्कशन अलग से किया गया है, लिंक दे देंगे नीचे, आप उसको भी अगर इंटरेस्ट है तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। उसमें यह भी पता है उस वीडियो में कि क्रीमी लेयर के तहत कौन लोग आते हैं, कि क्या क्या क्राइटेरिया, सारा डिटेल से वहाँ पर जो है डिस्कशन किया गया है। अब देखिए यहाँ पर एक न्यूज आया है कि वुमेन वोट मोर देन द मेन बट विन फॉर फ्यूअर सीट्स। तो ये अभी आप देख रहे होंगे कि जब से 33% रिजर्वेशन की बात जो है की गई है, तब से इस तरीके का न्यूज आपको देखने को मिलेगा। अभी क्या है ना कि एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ, आप लोकनीति CSDS आप जानते हैं, जो इस तरीके की सर्वे करते रहता है, तो उनका एक रिपोर्ट जो है आपका पब्लिश हुआ, जिसमें इस बात को हाईलाइट किया कि यद्यपि जो है महिलाएं जो है वोट तो ज़्यादा करती है, लेकिन उनका सीट में रिप्रेजेंटेशन जो है कम है। तो ये क्यों है उसको समझने का जरूरत है, ठीक है। अभी हम लोग पहले इसको समझते हैं कि यह कैसे काम करता है। तो यानी वैरियर कौन कौन सा है इसको हम लोग कंसेप्चुअली समझते हैं, बाकी जो रिपोर्ट्स है उनमें कितना परसेंट वो आप कहीं यूज नहीं कर पाइएगा, इसलिए हम लोग इसके मेन काउज को ही समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट जो आपका वैरियर के रूप में हम देखिए, वोटिंग जो है बहुत ही इजी है। वो एक बूथ पर गए, कम समय लगा, 10 मिनट आधा घंटा समय लगा, वोट दिए, खत्म। यानी बहुत कम समय में जो है उनका पार्टिसिपेशन हो जाता है, प्लस उसमें बैरियर भी नहीं है, लोग अधिक से अधिक जो है प्रमोट करते हैं वोटिंग करने के लिए, तो वो वहां पर जो है हो जाता है। लेकिन अगर अगर वो रिप्रेजेंट करती है, सपोज के MLA होती है, MP होती है, तो उनको ऑफिस जो है रन करना पड़ेगा, उनको महीनों दिन जो है कंपेनिंग करना पड़ेगा, उसके लिए फिर फंड का भी जरूरत पड़ेगा, फिर जो है फैमिली का सपोर्ट का भी जरूरत पड़ेगा, फैमिली के जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है फैमिली के परमिशन का भी जरूरत पड़ेगा, फिर वो बाहर अगर जाएंगे तो फिजिकल सेफ्टी का भी रिस्क रहेगा, ठीक है। तो ये सारा मतलब वोट देना और प्लस जो है ऑफिस चलाना, दोनों में जो है एक तरीके से डिफरेंस बहुत तरीके से है। अब इसको इस आर्टिकल में डिस्क्राइब किया गया है कि जो महिलाएं होती है उनको वोट देने तो दिया जाता है, लेकिन जो सर्वे में बात निकल के आया कि भाई उनको रैली में जाना है तो अपने फैमिली से परमिशन लेना पड़ता है। तो ये स्थिति मतलब एक तरीके की बैरियर की बात की गई कि यानी जो पैट्रियार्कल जो सोसाइटी है वह एक सबसे बड़ा फैक्टर है, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा है कि जो पार्टी होती है ना, वो उनके हिसाब से विनेबिलिटी फैक्टर कम है। कोई भी पार्टी देखे किसको सीट देगा, जिनके जीतने की संभावना ज्यादा होगी। तो ऐसा जो रिपोर्ट है उसके अनुसार ये कहा गया कि उनके जो है जीतने की संभावना जो है कही गई, या विनेबिलिटी का एक्सक्यूज बना के जो है कम टिकट दिया जाता है। दोनों मत से आप किसी चीज को समझ सकते हैं। तीसरा है फिनांस, यानी जो वुमेन्स अगर कोई इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहती है तो उनके पास कैपिटल नहीं है, इवन वो क्रेडिट भी नहीं ले सकती। देखिए अगर आप देखिएगा उनके पास लैंड जितने भी इंडिया में है, जो मेजर जिस पर कि कोलेट्रल के रूप में, गिरवी के रूप में बैंक में रखा जाता है, वो लैंड का अगर आप देखिएगा टाइटल्स किनके नाम से, मेल के नाम से होता है, उसके कारण उनको क्रेडिट भी जो है नहीं मिल पाता, बैंक से लोन भी जो है ज्यादा नहीं मिल पाता, इसलिए फाइनेंशियल हार्डर्स भी है। चौथा अगर आप देखिएगा जेंडर स्पेसिफिक थ्रेट्स है, यानी अगर कोई महिलाएं जो है घर से बाहर निकलती है, लंबे समय तक रहती है, तो हो सकता है कि उनके साथ सेक्सुअल जो हरासमेंट का भी एक जो है खतरा रहता है, कैरेक्टर एसेसिनेशन का खतरा रहता है, जानबूझ के जो है उनके कैरेक्टर को एसेसिनेट किया जाएगा,
ठीक है, पब्लिकली डिफेम किया जाएगा, तो ये सारी चीजें जो है उसमें रहता है। उसी 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 के साथ है डबल बर्डन। जो वुमेन्स होती है उनको हाउस होल्ड जो वर्क है वो भी करना पड़ता है, प्लस जो बाहर पॉलिटिकल जो वर्क है, जो भी वर्किंग महिलाएं हैं उनके साथ का ये रिस्क है। तो उसके हिसाब से जो है आपका ये चीजें चल रहा है। लेकिन इस तरीके का डिस्कशन अभी चलते रहेगा, क्योंकि आपको पता है पार्लियामेंट में जो है 106 जो है 106 जो अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ, नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो है, जिसके तहत ये कहा गया है कि 33% जो सीट्स है वो महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगा। ठीक है, लेकिन ये रिजर्व कब से रहेगा, इसमें जो है आपका क्लॉज किया गया है नेक्स्ट जो है आपका डीलिमिटेशन के बाद। डीलिमिटेशन मतलब जो लोकसभा का जो क्षेत्र है उसका क्षेत्र जो है बढ़ाया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, तो वो डीलिमिटेशन का। डीलिमिटेशन कब होगा, अभी जब सेंसस होगा उसके बाद। तो सेंसस 2026 में जो है अगर हो रहा है तो कम से कम अगर आप समय देखिएगा तो जो ये 33% रिजर्वेशन की बात कब लागू हो पाएगा, नेक्स्ट लोकसभा चुनाव में ही हो पाएगा। तो ये अभी जो है ऑथर के द्वारा हाईलाइट किया गया कि 2029 के पहले तो ये चीज लागू नहीं किया जा सकता। और जो पार्टिसिपेशन रियल में क्यों कम है वो हम लोग सारे फैक्टर्स को देखें, 5 फैक्टर्स को हम लोग देखें। तो अगर आपसे कभी इस तरीके का कोई सवाल पूछा जा सकता है तो कंसेप्चुअली आप उन चीज़ों को बता सकते हैं। ठीक है, ये भी आप उसके पॉजिटिव में बता सकते हैं। जैसे कि राज्य में अगर आप देखिएगा पंचायती राज में तो बहुत जगह 50% तक का रिजर्वेशन हो गया। बिहार जैसे राज्य में जहाँ जो है 50% जो है रिजर्वेशन है, और वहाँ पर 33% जो रिजर्वेशन है वो तो बहुत पहले से है पंचायती राज में। आपको पता है जब 1993 से ही वो प्रावधान किया गया है। तो जो लोकल बॉडीज है या पंचायती राज के जो बॉडी है वहाँ पर रिजर्वेशन तो है लोकल बॉडीज में, लेकिन जो स्टेट लेजिस्लेचर है या फिर जो पार्लियामेंट के जो बॉडी है वहाँ पर जो है आपको ये कम है। तो ठीक है, ये आपका जो अभी अमेंडमेंट तो हुआ है, तो हो सकता है आने वाले समय में उसमें भी इम्प्रूवमेंट दिखे। ठीक है, अभी एक न्यूज में चल रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करेगा पर्सनल डाटा को आपका डीपीडीपी एक्ट में। ठीक है, अब इसमें एग्जामिन के बाद जब सुप्रीम कोर्ट का पूरा डिटेलिंग आ जाएगा तब हम लोग उसको समझेंगे, लेकिन हम लोग आज का इसको यूज करते हैं जो आपका कंसेप्चुअल जो चीज़ है उसको समझने के लिए। देखिए हुआ ये दो चीज़ के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है, राइट टू आपका इंफॉर्मेशन वर्सेस जो है आपका प्राइवेसी। ठीक है, तो जो इसमें कंफ्यूजन ये हो रहा है कि देखिए सबसे पहले हुआ क्या, एक जजमेंट आता है पुट्टा स्वामी जजमेंट में क्या कहा गया कि राइट टू प्राइवेसी जो है एक फंडामेंटल राइट्स है, किसके तहत, आर्टिकल 21 के तहत। अब यहाँ पर फंडामेंटल राइट कर दिया गया। अब इसको लागू करने के लिए जो है प्राइवेसी है, तो इसको लागू करने के लिए जो है आपका लॉ एक्ट होना चाहिए। तो उसमें सरकार के द्वारा जो है एक कमिटी गठन किया जाता है, उस कमिटी का नाम है श्री कृष्णा कमेटी। श्री कृष्णा कमेटी जो है एक रिकमेंडेशन देता है, उसके आधार पर एक बिल पास होता है, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल। वो बिल फिर पास हो जाता है और फिर उसमें वेरियस तरीके का फिर ज्वाइंट जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो भी रिकमेंडेशन देती है। फाइनली जो है आपका डाटा प्रोटेक्शन जो एक्ट है वो जो है आपका पास हो जाता है। अब यहाँ पर ये कहा गया है, जो सुप्रीम कोर्ट में जो पक्ष लाया गया है कि जो आरटीआई का जो पूरा प्रावधान है या पूरा जो प्रोविजंस है वो इससे गायब हो रहा है। हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार से आरटीआई को ये प्रभावित करेगा। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा आरटीआई के बारे में जानते हैं। आरटीआई क्या होता है कि कोई भी सिटीजन, देश का कोई भी नागरिक, कोई भी जो पब्लिक अथॉरिटी है, कोई भी जो पब्लिक सर्वेंट्स है, उनसे वो किसी भी प्रकार का सूचना वो मांग सकता है। लेकिन यहीं पर एक आरटीआई में एक क्लाउज है, वो है सेक्शन 8 का 181 आरटीआई एक्ट। उसमें कहता है कि पर्सनल जो इंफॉर्मेशन मांगा जा सकता है, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं दिया जा सकता है जब तक कि पब्लिक इंटरेस्ट में वो चीज मतलब नेसेसरी नहीं हो। ठीक है, तो यहां पर यह बात कहा गया, यहां पर स्ट्रिक्टली मना नहीं है। अगर आपको लगता है कि जो है पब्लिक इंटरेस्ट हो रहा है तो किसी से का जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वह भी जो है इस अभी आरटीआई एक्ट के तहत दिया जा सकता है।
लेकिन यहाँ पर कीवर्ड क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो अभी डीपीडीपी एक्ट में क्या करता है कि यहाँ पर पर्सनल डाटा को जो है उनके बिना कंसेंट के कहीं शेयर नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब क्या होता है कि सपोज किया जाए कि कोई जर्नलिस्ट है, उनको किसी मिनिस्टर का या किसी पब्लिक अथॉरिटी का कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है, जब ऐसा उनको लग रहा है कि कोई करप्शन है या कहीं पर कुछ उस तरीके का मेजर लूपहोल्स मिला है, उसको वो एक्सपोज करना चाह रहे हैं, तो उनका डेटा ही नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर हो जाएगा, ये जो एक्ट है यहां पर कहीं पर भी पब्लिक जो इंटरेस्ट के बावजूद भी उस तरीके का क्लॉज जिस तरीके से आरटीआई में है यहां पर शामिल नहीं किया गया। तो इसी को जो है आपका सुप्रीम कोर्ट जो है वहां पर स्क्रूटनी होगा और वेरियस जो भी देखिए भविष्य में सुप्रीम कोर्ट जो है क्या क्या जजमेंट आता है और किस तरीके से फिर चीजें चेंज होती है, तब फिर हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एक यहाँ पर कहा गया, एक छोटा सा आर्टिकल दिया गया है कि इंडिया का जो इनोवेशन पैराडॉक्स, यानी जो रैंकिंग अच्छा है लेकिन एक्चुअली में जो R&D है वो बहुत ही पुअर है। तो उसके सर्टेन्स जो है उसके कारण बताए गए, उस पर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं शॉर्ट में। उसमें ये है कि जो यूनिवर्सिटी है जहाँ पर कि रिसर्च का काम होना चाहिए और इंडस्ट्री है, उसके बीच का जो है गैप बहुत कम है। इवन कि जो हमारे टॉप इंस्टीट्यूट है, चाहे वो IIT हो या IISc हो, जहाँ की रिसर्च होते हैं, तो वहाँ भी क्या होता है ना, रिसर्च पेपर पब्लिश तो होते हैं लेकिन वो पेटेंट नहीं होता है, बहुत कम होता है या कॉमर्शलाइज नहीं हो पाते। इसलिए क्या होता है कि इंसेंटिव वहाँ पर कम है। पेटेंट हो जाएगा तो जो भी रिसर्चर है उनके लिए एक इंसेंटिवाइज रहेगा। तो ये चीज़ इवन IIT और IISc में भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये दूसरा है कि जो भी प्रोफेसर्स होते हैं वो उनका प्रमोशन तो पेपर्स के आधार पर होता है, लेकिन कितना पेटेंट उनके आप कह सकते हैं कि गाइडेंस में हुआ या कितना स्टार्टअप्स जो है कराया गया, ये सारी जो है चीजें कंसिडरेशन में नहीं होता। यानी जब उनके प्रमोशन का होता है जो प्रोफेसर्स होते हैं तो उनमें ये कंसिडरेशन है, तो ये भी इंसेंटिवाइज है। ठीक है, तो पेटेंट नहीं हो रहा है, प्लस जो है प्रोफेसर का जो इंसेंटिव उस तरीके से नहीं है, तो ये एक जो है आपका है। दूसरा क्या है, देखिए जो इनोवेशन है वहां पर तो आपको कैपिटल जो है आपको लगेगा, तो वहां पर क्या है कि जो R&D पर जो एक्सपेंडिचर है वो भी बहुत कम है, तो एक दूसरा कारण माना गया है। तीसरा क्या है कि प्राइवेट सेक्टर का अंडर इन्वेस्टमेंट है। जब तक देखिए इतना बड़े कंट्री में, इतने बड़े इकोसिस्टम में प्राइवेट सेक्टर का जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तब तक R&D अपने ट्रू फॉर्म में नहीं आ पाएगा। जो इंडिया का जो कंपनी है, आप अगर आप देखिएगा तो मात्र जो है 37% जो है टोटल R&D का करता है, जबकि आप ग्लोबल अगर देखिएगा पैरामीटर्स तो वहाँ 75% है। तो ये क्या करता है कि यहाँ जो प्राइवेट कंपनी है वो क्या प्रीफर करती है, जो भी टेक्नोलॉजी है ना वो बाहर से परचेज कर लेंगे, लेकिन उसके रिसर्च पर, उसको डेवलप करने पर फोकस नहीं है। तो ये चीज जो है। चौथा ये कारण कहा गया जो आपका ब्रेन ड्रेन कह सकते हैं या टैलेंट ड्रेन कह सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जहाँ पर हायर एजुकेशन यहाँ प्राप्त होता है, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो, सेकेंडरी एजुकेशन हो, लेकिन उसका जो रिटर्न्स है, अब मान लिया IIT करने के बाद या एम्स करने के बाद डॉक्टर्स या इंजीनियर्स जो है अगर US में जाकर सेटल हो जा रहे हैं, जर्मनी में सेटल हो जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो जा रहे हैं, तो इवन जो टॉप स्टेम ग्रेजुएट है, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ के जो टॉप स्टूडेंट है, अगर जो है वो बाहर सेटल हो जाते हैं तो यानी खर्च तो यहाँ लोअर स्तर पर हुआ, लेकिन हमारा प्रॉपर इकोसिस्टम नहीं होने के कारण उससे फायदा किनको हो रहा है, जो डेवलप कंट्री है वहाँ। अभी आप देखिए बहुत सारे, जैसे कि इवन गूगल के CEO देख लीजिए, एप्पल का CEO देख लीजिए, सारे इंडियंस ओरिजिन के हैं। इंडियंस तो नहीं कह सकते क्योंकि उन्होंने जो है अपनी नागरिकता ले ली है वहाँ की, लेकिन इंडियंस ओरिजिन के हैं। अगर वो इकोसिस्टम यहाँ रहता तो वो लोग यहीं रहते, हमारा ब्रेन ड्रेन नहीं होता। तो जरूरत है कि जो यूनिवर्सिटी में जहाँ रिसर्च को अधिक प्रमोट किया जाने का, इंसेंटिवाइज किया जाने का, पेटेंट पर फोकस होना चाहिए। प्रोफेसर्स का भी जो आप कह सकते हैं जो प्रमोशन या इंसेंटिव है उस आधार पर होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ रैंकिंग से पर फोकस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपका एक आर्टिकल में चर्चा किया गया है। ठीक है, इंडस्ट्रियल हीट इलेक्ट्रिफिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको आज छोड़ दे रहे हैं।
मणिपुर इथनिक जो है जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये ऑल्दो ये पुराना हो गया लेकिन कहीं कहीं न्यूज में अभी भी आपको चलते रहता है। तो उसके हम लोग जो अभी घटना हुआ है उस पर हम लोग बहुत चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि उससे जो है घटना बस सिर्फ कॉन्टेक्स्ट के लिए बता देते हैं कि जो दो कुकी मैन का जो बॉडी है आपका मणिपुर के जंगल से जो है आपका प्राप्त हुआ है। अब यहाँ लेकिन इसके जो आपका जो इथनिक कॉन्फ्लिक्ट का जो मेन रीजन है उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो उसमें से सबसे पहला अगर आप कारण देखिएगा तो वहां पर जो है आपका एसटी स्टेटस को लेके हुआ। अब देखिए मणिपुर का जो हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि वहां देखिए दो ग्रुप है, कुकी और मेती, ठीक है। जो मेती ग्रुप है उसको एसटी का स्टेटस देने के लिए जो है मणिपुर का जो आपका हाईकोर्ट है उसके द्वारा ऑर्डर दिया गया था। अब है क्या कि आप इसको समझ लीजिए दो तरीके का, जो मणिपुर का एरिया है अगर वैली वाला रीजन देखिएगा तो वहां जो है मेती ग्रुप है जो मोस्टली हिंदूज ग्रुप है, ठीक है। जो आपका हिल वाला जो रीजन है, हिली रीजन है, वहां पर आपका कुकी ग्रुप है, ठीक है। अब क्या है कि जो हिली एरियाज है वहां पर आपका मोस्टली यानी जो कुकी ग्रुप है वो एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब वहां क्या होता है कि ज्यादातर जो है आपका वही रिसाइड करते हैं, वही रहते हैं, ठीक है। तो वहां किसी प्रकार से जो इवन आपको पता है कि जो कानून्स भी अलग होते हैं, जो यहाँ पर है आपको पता है 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल का आप पढ़े अच्छे से। तो वहां पर क्या है कि उनका जो जिनको अगर एसटी नहीं रहेंगे वहां लैंड परचेज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा जो इशू है वो है लैंड का। अगर मेती ग्रुप को अगर ये मिल जाता है एसटी का स्टेटस तो वो क्या कर सकते हैं, वो लैंड वहां पर परचेज कर सकते हैं। तो कुकीज का कहना कि वो उनके लिए एक्सिस्टेंस का जो है थ्रेट है, यानी अगर उस तरीके का हो जाएगा तो मेती लोग सारे जो भी है धीरे धीरे करके जो है सारा लैंड हम लोगों का परचेज कर देंगे। तो एक जो है पहला इशू तो एक वो रहता है। दूसरा इशू है पॉपी कल्टीवेशन को लेकर। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है एक तरीके से एक ड्राइव चलाया गया था जिसमें कि पॉपी कल्टीवेशन को जो है आप कह सकते हैं डिस्करेज किया गया था उनके खिलाफ, स्पेशली जो रिजर्व फॉरेस्ट है वहां पे। अब क्या होता है कि ये जो इसमें जो ग्रुप पॉपी का कल्टीवेशन करते थे वो थे कुकी जो कम्युनिटी है। तो इनका कहना था कि जो गवर्नमेंट के द्वारा ये डिस्क्रिमिनेटरी तरीके से जो है कानून को इन्फोर्स कराया गया है, और ऐसे जहां पर की है कि हिली एरिया में जहां पर की अल्टरनेटिव जीविकोपार्जन के सोर्स नहीं है तो वहां पर ये सिग्निफिकेंट इनकम का सोर्स बनता, तो ये जानबूझ के जो है डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर किया गया है कुकीज के साथ, ठीक है। तीसरा आपका स्ट्रक्चर है जो सिक्योरिटी का स्ट्रक्चर है। वहां आपको पता है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, सर्टेन जो वहां डिस्टर्ब एरिया होता है वहां पर क्या कर होता है कि उनको आपसा के तहत एक स्पेशल जो है पावर मिला होता है कि वह जो है बिना वारंट के जो है अरेस्ट कर सकते हैं, शूट कर सकते हैं, सर्च वारंट कर सकते हैं। तो इसको लेके भी वहां पर इशू रहता है। उसी तरीके से जैसे असम राइफल है, असम राइफल के द्वारा ये कहा जाता है कि उनका जो बिहेवियर था वो न्यूट्रल नहीं था, यानी असम राइफल का जो बिहेवियर था वो मैती को सपोर्ट कर रहा था। यानी उसी तरीके से जो स्टेट फोर्स है उनके पर भी आरोप है कि वो जो है हमेशा जो है आपका मेती ग्रुप को सपोर्ट करते हैं। असम राइफल्स में एक और रहता है कि यह जो है रिपोर्ट करते हैं सेंटर को, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, ये स्टेट का इस पर कंट्रोल नहीं रहता, ये एक आरोप लगता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कही गई कि जो फोर्स का काम है आप कह सकते हैं न्यूट्रल तरीके से काम करना, तो कुकीज के द्वारा इस तरीके की बात जो है की जाती है, जिसके कारण कुकीज और मेती के बीच का जो है आपका ट्रस्ट जो है कम हुआ है, मिसट्रस्ट हुआ, वो उसके कारण कॉन्फ्लिक्ट जो है आपको देखने में मिलता है। उसी तरीके से जो है जो करेंट रिजिम है उनके प्रति भी आप कह सकते हैं कि जो ये माना जाता है कि वो जो है मेती को सपोर्ट करते हैं, ऐसा कुकीज के द्वारा आरोप जो है लगाया जाता है। तो उसके कारण भी जो है मिसट्रस्ट जो है ये किया गया है, ठीक है। उसके बाद जब म्यांमार में अगर कुछ घटना होती है तो उसका स्पिल ओवर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, प्लस जो आपसा का जो कानून है उसमें क्या है कि उनको जो आर्म फोर्सेस है उनको स्पेशल पावर मिलता है। जो डिस्टर्ब एरिया घोषित कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है या
स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है। अगर किसी एरिया को जो है डिस्टर्ब एरिया घोषित कर दिया गया है तो वहाँ जो पारामिलिट्री फोर्सेस है उनको स्पेशल पावर मिल जाता है और वो किसी को भी शूट कर सकते हैं, ठीक है। अगर उनको सस्पिशन लगता है, उस पर रीजनेबल अगर सस्पिशन है तो वो इवन डायरेक्ट जो है शूट कर सकते हैं। प्लस जो है वो अरेस्ट कर सकते हैं बिना वारंट के। तीसरा जो है सर्च कर सकते हैं बिना वारंट के। तो इस तरीके का जो आपका इशू है तो उसमें वेरियस तरीके के इशूज इन्वॉल्व है। राइट टू अब इक्वालिटी, राइट टू जो है आर्टिकल 19 में मूवमेंट को लेकर, राइट टू आपका 21 राइट टू लाइफ को लेके, तो ये सारे चीज भी उसमें जो है आपका इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। अब एक कमिटी बना था जीवन रेड्डी कमेटी, जिसने कि रिकमेंडेशन दिया था कि यहाँ से जो है आपसा का जो रूल्स है उसको हटा दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन अभी तक जो है यह इसके भी पॉजिटिव में बहुत सारी इसके कही जाती है कि जो वहाँ का एबनॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होता है वहाँ पर उसको देखते हुए पारामिलिट्री फोर्सेस को जो है उतनी अथॉरिटी मिलना चाहिए ताकि वो निर्णय ले सके। तो कुछ बातें इनके इस एक्ट के फेवर में भी कही जाती है, कुछ जो है निगेटिव में भी कही जाती है। वर्तमान में यह एक्ट चल रहा था, इसको भी लेके कहीं कहीं पे इशू आपका रहता है, तो उसके कारण आपको जो है इस पे रहता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। एक देखिए अभी ना जम्मू कश्मीर के एक सेपरेटिस्ट लीडर थे शब्बीर अहमद शाह, ठीक है। शब्बीर अहमद शाह को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बेल जो है ग्रांट किया गया है 9 साल के बाद। एक्चुअली में इसके बैकग्राउंड को समझते हैं। देखिए एक कानून है यूएपीए, आप जानते हैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रोटेक्शन एक्ट 1967, ठीक है। ये क्या है कि इंडिया का जो आप कह सकते हैं जो मुख्य जितना भी आपका टेररिस्ट से लड़ने का जो कानून है उसमें मुख्य जो काउंटर टेरर अगर लॉ की बात कीजिएगा तो वह है, ठीक है। अब इसको ना समय समय के साथ जो है इसमें अमेंड किया गया। 2019 में एक तरीके से अमेंडमेंट जो लाया गया उसमें उस तरीके की बात कही गई कि इवन किसी इंडिविजुअल्स को भी टेररिस्ट जो है घोषित किया जा सकता है। पहले क्या था कि किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन को ही सिर्फ किया जा सकता था, अब क्या है कि इवन इंडिविजुअल्स को भी किया जा सकता है डिजिग्नेट एज उसमें। अब इसमें क्या कहता है कि जो बेल का प्रोविजन है वो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है जब से ये अमेंडमेंट आया है। अब उसमें एक तरीके से मान के चले बहुत ही मुश्किल है, आगे देखते हैं कि किस तरीके से जो है उसमें ये बेल का प्रोविजन कड़े प्रोविजन है। इस एक्ट को जो है हमेशा जो विपक्ष है या जो है जर्नलिस्ट हैं उनके द्वारा यह कहा जाता है कि जो कोई भी सरकार के अगेंस्ट या उस तरीके का जो वॉइस उठाते हैं उनके लिए जो है एकेडमिशियन है तो उनको अगेंस्ट यूज किया जाता है। तो ये इसके क्रिटिक्स के द्वारा भी इस एक्ट को जो है थोड़ा क्रिटिसिज्म किया जाता है, लेकिन हम लोग जो है उसको थोड़ा सा और डीप में समझते हैं। देखिए बेल का क्या नियम है। साधारण अगर कोई कानून है तो उसमें यह कहा जाता है कि बेल इज द रूल, मतलब बेल तो समानता मिल ही जाना चाहिए जब तक कि उनको किसी भी प्रकार का अगर वो उन पर वो गिल्टी साबित नहीं हुए तो बेल इज द रूल सामान्य केस में है, यानी यह मानते हुए कि वो इनोसेंट है जब तक कि वो प्रूवन गिल्टी नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप यूएपीए अगर में देखिएगा वहां पर एक सेक्शन है 43D, उसके तहत जो है आपका सब सेक्शन 5 है, उसमें यह कहता है कि कोर्ट तब तक कोर्ट को बेल नहीं देना चाहिए अगर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब जो गवर्नमेंट के तरफ से वहां पर पक्ष रख रहे हैं कोर्ट में जो भी वकील, ठीक है, अगर वो अपोज करते, अगर उनको बेल दिया जाता है उसको अगर अपोज करते हैं तो बेल नहीं देना है। ये फर्स्ट क्लॉज हो गया। सेकेंड जो है अगर कोर्ट भी बिलीव करता है कि हाँ प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि एक्यूजेशन सही है, अब उसके कारण होता क्या है कि बेल मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इसमें अगर किसी के प्रति जो है यूएपीए का अगर के तहत अगर जो है चार्ज लगते हैं तो 10 साल 15 साल लग सकते हैं उनको जो है बेल मिलने में। अब इस तरीके की बात जो है कही गई। तो पक्ष और विपक्ष में इस एक्ट का दोनों तरीके से पॉजिटिव है, आप समझ सकते हैं कि क्या बातें पक्ष में कही जा सकती है, क्या नेगेटिव में कही जा सकती है, ठीक है। अब इसमें मैं जो सुप्रीम कोर्ट का जो है जो जजमेंट है उसके बारे में हम लोग अगर थोड़ा सा देखें तो उसमें यह कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति बिना जो है ट्रायल अगर कंप्लीट नहीं होता है और लंबे समय तक रहता है तो यह भी जो है आपका मतलब आप कह सकते हैं ये इसको सही नहीं माना गया कोर्ट के द्वारा। और उसको ध्यान में रखते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को कहा
कि आप कह सकते हैं कि लंबे समय तक बिना किसी कन्विक्शन का, और ये माना गया कि 9 साल तो खुद ही बहुत जो है लंबा समय होता है, ठीक है। लेकिन जो दिया गया इनको, आप कह सकते हैं जो छोड़ा गया है उसमें सर्टेन जो है अभी भी कंडीशंस दिया गया कि अभी भी जो है हाउस अरेस्ट पर रहेंगे। प्लस जो है उसमें कहा गया कि जो है पुलिस को वो हमेशा जो है रिपोर्ट करेंगे, पासपोर्ट उनका सीज कर लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या किया है कि एक बैलेंस स्थापित करने का कोशिश किया है कि अगर किसी पर यूएपीए के तहत अगर होता है और वो लंबे समय तक करते हैं, तो अगर उनको बेल दिया जाता है, और उस तरीके की बात की गई आर्टिकल 21 का फिर यहाँ भी हवाला दिया गया है, ठीक है। तो एक बैलेंस स्थापित करने का जो है आपका कोशिश किया गया है इसमें, ठीक है। तो आर्टिकल 21 में जैसे इस तरीके की बात कही गई है ना कि बिना किसी जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड ऑफ लॉ है उसके बिना जो है उनको सजा नहीं मिलना चाहिए। तो ये सारी बातों का जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आप कह सकते हैं कि यूज करके ये बेल जो है भी ग्रांट किया गया, और एक बीच का स्थिति जो है अभी है इसमें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे टॉपिक्स जो है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, डिटेल से किसी टॉपिक को चर्चा करते हैं, तो साथ ही मेरा कोशिश है कि सिर्फ न्यूज़ ना पढ़ें, न्यूज़ के पीछे के जो कंसेप्ट्स हैं उसको समझें। न्यूज़ पढ़ते समय ही आप अपने जो स्टैटिक पोर्शन है उसको अच्छे से रिवाइज कर लें। उससे आपका फ़ायदा क्या होगा कि आपका स्टैटिक पोर्शन बहुत अच्छा होगा, और स्पेशली यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में या बीपीएससी जैसे एग्जाम्स में आपका सीधा यह क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने क्या कहा, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, या सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में क्या कहा, ऐसा करके जजमेंट नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो बहुत बार आप देखते होंगे कि लोग कहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ें, तो न्यूज़पेपर आप पढ़िए तो सिर्फ न्यूज़पेपर, आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, न्यूज़पेपर किसी एस्पायरेंट के को ध्यान में रखकर नहीं लिखा गया है, वो मास लोगों के लिए लिखा जाता है कि अधिक से अधिक लोग जो चीज़ें घटित हो रहे हैं उसके बारे में जाने। तो आप क्योंकि तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स के लिए, तो आपको स्टैटिक पोर्शन भी आपको बेहतर तरीके से समझने पड़ेंगे। इसीलिए मेरा यह कोशिश है कि दोनों को इंटीग्रेट करके हम आप तक पहुंचाएं, ताकि आपको इस चीज़ को पढ़ने में अच्छा लगे, आपका पीटी और मेंस इंटरव्यू सब एक साथ जो है तैयार हो सके। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अधिक से अधिक लोगों के बीच जो है इसको शेयर कीजिए। साथ ही आप अपना कमेंट जरूर दीजिए, हम लोगों को सजेशन जरूर दीजिए। हम लोग चाहे वो किसी भी प्रकार का वीडियो को लेंथ को लेकर हो, वीडियो की क्वालिटी को लेकर हो, हमारे बोलने की स्पीड को लेकर हो, जो भी आपको लगता है आप फ्री रूप से कमेंट कर सकते हैं। हम लोगों का जो पीडीएफ ग्रुप रहता है उसमें मेरा मोबाइल नंबर भी दिया हुआ रहता है। अगर आपको लगता है किसी प्रकार का पर्सनल एडवाइस का ज़रूरत है तो आप उस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। यह हम अपने कैपेसिटी में जितना मेरी जानकारी रहेगी आपको ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपको हेल्प करें। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी को थैंक यू।